ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 1925 में अखंड भारत का सपना सबसे पहले आरएसएस ने देखा और आज यही सपना देश के 140 करोड़ भारतीय दिख रहे हैं। ये जो शब्द है अखंड भारत, इसका मतलब समझाते हुए वीर सावरकर जी ने कहा था, कश्मीर से रामेश्वरम तक और सिंध से असम तक संपूर्ण भारत है। आरएसएस के सह कार्यवाहक मनमोहन वैद्य भी यही मानते हैं कि भाई अंग्रेजों के कब्जे और फिर पूरे भूभाग को बांट देने से पहले सालों तक हम लोग एक साथ थे। सांस्कृतिक रूप से भी देखे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि हम सभी आध्यात्मिकता पर आधारित जीवन के बारे में समान दृष्टिकोण साझा करते थे। और आज के दौर में देखिए, जब जब अखंड भारत का विचार मन में आता है, किसी के भी मन में आता है, तो दुनिया के नक्शे पर अखंड भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, भूटान, नेपाल और अक्साई चीन तक दिखाई देती है। ऐसे में कुछ महीनों पहले देखिए, अखंड भारत को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने खलबली मचा दी। जी हाँ, मोहन भागवत की भविष्यवाणी है कि 20 से 25 सालों में ही अखंड भारत का सपना पूरा होगा, जिसका मतलब साफ है कि 100वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। और इसको लेकर देखिए, मोहन भागवत की सोच ये कहती है, उनके मन की बात ये कहती है, जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उससे 20 से 25 सालों में अखंड भारत सामने आ जाएगा। संघ के लिए यह हमेशा सर्वोपरि रहा है। सब मिलकर अगर इस प्रयास को गति दें तो ये जल्दी भी पूरा हो सकता है। अब इतिहास को पढ़ा जाए तो देखिए, आर्यों के देश के रूप में माने जाने वाले भारत पर 2500 वर्षों में कई आक्रमण हुए। इन आक्रमणों ने भारतवर्ष से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान को अलग किया। मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया आदि भी देखिए अखंड भारत के अंग रहे हैं। वे भी देखिए समय के कालखंड में इससे अलग होते गए और ऐसे में देखिए इन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बात अगर पीएम मोदी की करें तो 71 साल के पीएम मोदी ज्यादा से ज्यादा 2024 के लोकसभा तक बतौर प्रधानमंत्री देश को चला सकेंगे। और फिर देखिए उसके बाद पार्टी के भीतर अगर कोई चेहरा इस वक्त दिखता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। और जब देश आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा होगा, तब योगी जी की भी उम्र 75 साल की होगी। और शायद देखिए इसलिए मोहन भागवत ने ये संकेत पहले से दे दिए कि भाई आने वाले 20 से 25 सालों में अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है या उससे पहले ही पूरा हो सकता है। बहरहाल किन किन देशों का अखंड भारत से संबंध रहा है और कैसे, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान का गठन हुआ। यह पहले भारत का ही अंग हुआ करता था। अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का गठन हुआ। बंगाल को काटकर बना पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने वर्ष 1971 में पाकिस्तान से आजाद करा दिया और इससे बांग्लादेश का गठन हुआ। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कम्बोज के कुछ भागों को मिलाकर हुआ था। प्रदेश में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार हुआ और राजा भी बौद्ध बने। अफगानिस्तान में 17वीं शताब्दी में अरब और तुर्क के मुसलमानों और फिर दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बनाई। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का शासन चला। 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भी अफगानिस्तान को आजाद कर दिया। नेपाल देवघर के नाम से जाना जाता था और अखंड भारत का भाग था। माता सीता और भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। नेपाल 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश की एक स्टेट में परिवर्तित हो गया। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य स्थापित हो गया। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुर वंश फिर मल्ल वंश आया। इसके बाद गोरखाओं ने यहाँ राज शुरू किया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों ने वर्ष 1904 में सुगौली नामक स्थान पर राजाओं के नेता से संधि कर ली और नेपाल को आजाद देश घोषित कर दिया। तिब्बत अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिविष्टय था। त्रिविष्टय में ऋषिका और तुषाण नामक राज्य हुआ करते थे। तिब्बत में पहले हिंदू धर्म, बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आगे चलकर तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का प्रमुख केंद्र बन गया। सन 1207 में शाक्य वंशियों का शासन प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता को बचाए रखा। 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन में बैठक हुई। तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया गया। तिब्बत का पूर्वी भाग चीन को और दक्षिण भाग लामा के पास रहा। 1954 को पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का भाग मान लिया। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत में हुई है। भूटान में वैदिक एवं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इसे भी अखंड भारत के अंग के रूप में माना जाता है। वर्ष 1906 में अंग्रेजों ने सिक्किम और भूटान को अपने कब्जे में लिया और भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी आज भी भारत करता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान गांधार राज्य का हिस्सा रहा था। 321 ईसा पूर्व में ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना।
वर्ष 711 इस पर मोहम्मद बिन कासिम, इसके बाद महमूद गजनवी ने कब्जा किया। भारत में मुगलों का राज हुआ तो ये इस पर साम्राज्य के अधीन हो गया। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हुआ। 27 मार्च 1948 को जिन्ना ने सबसे पहले कलात को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद मकराना, लजबेला और खारन प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया। म्यांमार और श्रीलंका। अखंड भारत से बांग्लादेश और श्रीलंका भी संबंध रखते हैं। ये दोनों ही देश बौद्ध और वैदिक परंपराओं को मानने वाले देश रहे हैं। म्यांमार का इतिहास वर्ष 1044 के लियन वंश से संबंध है। अंग्रेजों ने 1926 से 1886 तक संपूर्ण ब्रह्म देश पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों ने 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। साल 1948 में श्रीलंका को एक स्वतंत्र कॉमनवेल्थ देश के रूप में दर्जा मिला और तब उसका नाम सीलोन था। साल 1972 में नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। तो देखिए, ये वो तमाम देश हैं जहां ना सिर्फ आपको अति प्राचीन मंदिर मिलेंगे, बल्कि यहाँ जब खुदाई होती है तो वहाँ से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलती हैं, मंदिर से जुड़े अवशेष निकलते हैं, जो इस बात के सबूत हैं कि इन तमाम देशों का संबंध अखंड भारत से है। और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पीएम मोदी जी के नेतृत्व में नहीं तो क्या योगी जी के राज में क्या अखंड भारत का सपना पूर्ण हो पाएगा? इसको लेकर देखिए आप लोगों की क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। देश की रक्षा के लिए हमें एक और अहम पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। हमें भारत के आत्मविश्वास को, हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, ये उद्घोष हमारे यहां जन जन तक पहुंचे, ये भी आवश्यक है। जैसे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही राष्ट्र रक्षा के लिए भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है। भारत के कोटि कोटि जनों की यही सामूहिक राष्ट्र चेतना ही सुरक्षा और समृद्धि का सशक्त आधार है।